नमस्कार दोस्तों, 9 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 4 आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल ब्रेकिंग डाउन द मेटावर्स। देखिए, आपको पता है फेसबुक ने अभी मेटावर्स लॉन्च करेंगे, वो ये अनाउंस किया है 28 अक्टूबर 2021 को। तो उनका ये बोलना है वो फेसबुक नहीं रहेंगे, अब वो एक मेटावर्स बन जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे मेटावर्स का कंसेप्ट ये है कि ये वेब 2.0 से वेब 3.0 की तरफ जाता है। अभी हम लोग वेब 2.0 इंटरनेट सिस्टम्स में हैं और अब हम लोग वेब 3.0 इंटरनेट सिस्टम्स में जाएंगे। और वेब 3.0 इंटरनेट सिस्टम ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ज़्यादा इंटरऑपरेबल होगा, उसमें किसी एक कंपनी की बादशाहत कम होगी, डाटा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अच्छी अच्छी बातें हैं, बट ये एक्चुअली में कितना होगा उसके बारे में इस आर्टिकल में व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन को कम करने के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ इस आर्टिकल को मैं इसलिए भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। 2014 बैच की एक आईएएस है डॉक्टर एमएस लक्ष्मी प्रिया। ये इस समय पे आसाम में बोंगोंगॉय डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं, कैसे माल न्यूट्रिशन से लड़ने के प्रति कुछ इनिशिएटिव्स को टेकअप किया है, उनको यहाँ पे बताया गया है। तो आप भी आगे की डेट में आईएएस बनोगे और कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लोगे तो आपके लिए डेफिनेटली एक आर्टिकल एक मोरल बूस्टर की तरह काम कर सकता है। तो हम इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट बाई कि कोविड-19 के केसेस गिरते जा रहे हैं, एक्टिव नंबर ऑफ केसेस कम आ गया है। इन सब चीज़ों के बारे में एक दो बार बात कर चुके हैं, तो बेकार में वही स्टैटिस्टिक्स दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि राहुल द्रविड़ जी को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच अपॉइंट किया जा रहा है। रवि शास्त्री का टेन्योर खत्म हो चुका है एंड राहुल द्रविड़ विल द इंडियन क्रिकेट टीम कोच। तो ऐसी क्या क्या उनके पास खूबियां हैं जिसके बेसिस पे वो क्रिकेट कोच बन रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ के बारे में बेसिक बातचीत है, तो एक बार इस आर्टिकल को देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, अब देखिए यहां पे बताया जा रहा है नो कोटा विदाउट क्वांटिफिएबल डाटा। इसको मुझे अलग से डिस्कस नहीं करना, लेकिन मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। ये एक्चुअली में इसलिए न्यूज में चल रहा है क्योंकि रिसेंटली क्या है कि जो सरकार है तमिलनाडु में वो है डीएमके की सरकार। इससे पहले थी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम एआईएडीएमके की सरकार। और उनके समय पे 10.5% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया था वनियाकुला क्षत्रिया को और उनकी 7 सबकास्ट को। और ये जो 10.5% का रिजर्वेशन दिया गया था, ये दिया गया था एमबीसी और डीएनसी मतलब डी नोटिफाइड कम्युनिटी और मोस्ट बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का जो 20% का कोटा है उसके अंदर दिया गया था कोटा। हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कोटे को रिजेक्ट कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो कोटा आपने दिया है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो मद्रास हाई कोर्ट का लॉजिक ये है कि आपके पास क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए रिजर्वेशन देने के लिए। यहां पे ऑथर यही बोल रहा है कि देखिए, देश में कहीं पे किसी भी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सब सॉलिड क्वांटिफिएबल डाटा। और अगर वो क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है तो रिजर्वेशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब उस कंटेक्स्ट में जो ऑथर है यहाँ पे, जिनका नाम है आपका रामकृष्णन साहब, इन्होंने कुछ और पॉइंट्स दिए। ऑलरेडी आपको पता होगा कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है और इस 69% रिजर्वेशन को लाने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए राज्य की सरकार ने बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना रखे हैं। जैसे कि जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया था, जिसको जे अंबाशंकर कमीशन कहा जाता है, 1982 से 1985 तक था। इससे भी जब इस कोटे को जस्टिफाई करने को बोला गया ना, तो पता है इसने किस प्रकार से जस्टिफाई किया? इसने ये नहीं बताया कि एक्चुअली में बैकवर्ड क्लासेस कितनी है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कितनी है, डोंट नोटिफाइड कमिटीज कितनी है। ओवरऑल आप देखो तो कोटे को आप क्वांटिफिएबल डाटा के बेसिस पे जस्टिफाई कर सकते हो। तो तमिलनाडु में जो आपका रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो क्वांटिफिएबल डाटा के बेसिस पे जस्टिफाइड नहीं है। बस यही बताया जा रहा है इस पूरे आर्टिकल में। फिर ओवरऑल देखा जाए तो अलग अलग सरकारों ने रिजर्वेशन को इस बेसिस पे जस्टिफाई किया है। वो बताते हैं कि तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें कितने एससी सिलेक्ट हुए, कितने एसटी सिलेक्ट हुए, कितनी बैकवर्ड क्लासेस के लोग सिलेक्ट हुए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई द्वारा कितने लोग सिलेक्ट हुए, और इसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि देखिए इतने बैकवर्ड क्लासेस के लोग सामने आए हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं वो कितने प्रिविलेज्ड हैं, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही, कुछ खास यहाँ पे है नहीं। स्पेसिफिकली यहाँ पे तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है।
तो एंड में ऑथर समेशन करते हुए यही बोलता है कि अगर आप कोटा दे रहे हो, वेल एंड गुड, दीजिए, लेकिन कोटा प्रॉपर क्वांटिफिएबल डाटा के आधार पे दीजिए, जो कि मिसिंग है उसके आधार पे नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, इट्स टाइम टू एंगेज इन लॉफेयर। यहां पे बेसिकली क्या बात की जा रही है, देखिए, इंडिया जब भी अपने इंटरनेशनल रिलेशन से कोई स्टेप लेता है, या फिर मान लीजिए कोई एग्रेसिव स्टैंस लेता है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, तो इंडिया ने पलट के वार किया फरवरी 2019 में। उसी प्रकार से इंडिया इंटरनेशनली जो भी एक्शन लेता है, उस एक्शंस में इंडिया इंटरनेशनल लॉ को इन्वोक नहीं करता। हमारी मिलिट्री डिबेट्स में मिलिट्री एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन एकेडमिक्स और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉयर्स नहीं होते। देखिए, इंटरनेशनल लॉयर्स को इंडिया को डिप्लॉय करना चाहिए। क्यों डिप्लॉय करना चाहिए? क्योंकि इन इंटरनेशनल लॉयर्स को इंटरनेशनल लॉ पता है, और उस इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे अगर इंडिया अपने एक्शन को जस्टिफाई करेगा तो इन एक्शंस को ज्यादा क्रेडिबल माना जाएगा। तो मैं कहूंगा कि एक अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। तो प्रियंका थिंड ने हमको ज्वाइन किया है, भुवनेश यादव ने हमको ज्वाइन किया है, प्रिया ने हमको ज्वाइन किया है, सोनी 107 ने हमको ज्वाइन किया है। सोनी 107 का ये 4th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सोनी 107। अनंत ने हमको ज्वाइन किया है, एंग्जाइटी टोन ने हमको ज्वाइन किया है, जसप्रीत सिंह ने हमको ज्वाइन किया, जसप्रीत सिंह का 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक जसप्रीत सिंह। पीएस ने हमको ज्वाइन किया है, सचिन सौदेन ने हमको ज्वाइन किया। तो सचिन सौदेन, पीएस, जसप्रीत सिंह 2nd मंथ एज ए मेंबर, एंग्जाइटी टोन, अनंत, सोनी 107 स्पेशल थैंक्स टू यू 4 मंथ्स एज ए मेंबर, प्रिया, भुवनेश यादव एंड प्रियंका थिंड। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। आ जाते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, इट्स टाइम टू एंगेज इन लॉफेयर। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बताया यही जा रहा है कि जब भी इंडिया में ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत होती है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बातचीत होती है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बातचीत होती है, तब ज्यादातर बातचीतों में आपको मिलिट्री एक्सपर्ट्स नजर आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस एकेडमिक्स नजर आएंगे और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स नजर आएंगे। कभी आपको इंटरनेशनल लॉयर्स नजर नहीं आते, और ये इंटरनेशनल लॉयर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि एक्चुअली में इंटरनेशनल लॉ की जो जानकारी है वो इन इंटरनेशनल लॉयर्स को रहती है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ कुछ लिमिट तक ही, मतलब इंटरनेशनल लॉ को इन्वर्क करना कुछ लिमिट तक ही काम आता है। रीजन बिंग, आज की डेट में चाइना जैसी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ को मानती ही नहीं है। साउथ चाइना सी के ऊपर जब उनक्लोज ने डिसीजन दिया तो क्या माना चाइना ने? ऑब्वियस सी बात है, नहीं माना। लेकिन फिर भी इंडिया अगर अपने एक्शंस को इंटरनेशनल लॉ के आधार पर जस्टिफाई करता है, देन दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। आज की डेट में जो इंटरनेशनल लॉ है वो अलग अलग प्रकार के सिक्योरिटी इश्यूज को, टेररिज्म को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को डील करता है। अगर आप आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर को देखो तो वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है यूएन का, और इस प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में सिक्योरिटी मैटर्स तो देखो आ ही जाते हैं। तो जब भी इंडिया कोई स्टेप ले रहा है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेके, तो ऐसे केसेस में इंटरनेशनल लॉ को कोट करना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसमें अगर हम इंटरनेशनल लॉयर्स को हायर करके रखें, हमारा काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने जैसे कुछ डिसीजंस लिए अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। फरवरी 2019 ने इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो टेरर कैंप्स थे उसके ऊपर एक स्ट्राइक कंडक्ट की। और जब उसके ऊपर एक स्ट्राइक कंडक्ट की, क्यों कंडक्ट की थी? क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। तो यहाँ पे इंडिया ने फोर्स को जस्टिफाई किया, ओके। लेकिन इस फोर्स को जस्टिफाई करते वक्त इंडिया ने राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात नहीं की। राइट टू सेल्फ डिफेंस इंडिया इन्वोक करवा सकता था ये बोल के कि पाकिस्तान अपनी जमीन के ऊपर टेरर घुस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ओवरऑल सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल नहीं करते हुए, मतलब इंडिया ने सेल्फ डिफेंस को ना दिखाते हुए क्या दिखाया? नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव एक्शन। इंडिया ने बोला कि हमने नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव एक्शन किया। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि इंटरनेशनल कैपेबिलिटी के लिए अगर आप इस नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव एक्शन की बजाय सेल्फ डिफेंस बोलते तो ज्यादा बेटर होता, इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होता। सिमिलरली, पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के पास से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीन लिया, और जब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीना तो यहां पे इंडिया ने क्या इन्वोक किया? सेक्शन 8A क्लॉज 1 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, जिसके चलते पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर 200% की ड्यूटी लगा दी गई। यहां पे ऑफिसर क्या बोल रहा है?
यहां पे ऑथर बोल रहा है कि ये जो स्टेप लिया था इंडिया ने, ये नेशनल सिक्योरिटी के आधार पे लिया था, तो इसको जस्टिफाई भी नेशनल सिक्योरिटी के आधार पे करना चाहिए था। यहाँ पे कस्टम टैरिफ एक्ट को लगा के एमएफएफ हटाना, ये यहाँ पे सही नहीं था। तो आप अपने डोमेस्टिक एक्ट के हिसाब से एमएफएन हटा रहे हो, ये सही नहीं है। आप सीधे नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे जस्टिफाई करो, और उसके लिए बेटर तरीके आपको कौन बता सकता है? इंटरनेशनल लॉयर्स बता सकते हैं। ऐसा यहाँ पे प्रभाष रंजन साहब बोल रहे हैं। तो जब भी इंडिया ओवरऑल कोई इंटरनेशनल स्टेप लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पे रोहिंग्यास को लेके एक स्टेप ले रहा है, ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजी इंडिया के अंदर आ गए, इंडिया नहीं चाहता कि एक लिमिट से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजी इंडिया के अंदर रहे, तो वो इनको डिपोर्ट करना चाहता है। तो जब डिपोर्ट करने की बात आती है तो इंडिया क्या बोलता है कि चूंकि हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, इसलिए हम इनको यहां से डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखो कि इंडिया को अपने इस स्टैंड को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर पहुंच चुके हैं और अब आप उनको देश के बाहर निकालना चाहते हो, तो आपको बाहर निकालने के लिए कोई बड़ा ही स्ट्रांग कह सकते हैं कि बहाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर लगता है कि हाँ भाई नेशनल थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, अब रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर भारी पड़ेंगे। ऑलरेडी देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, और लोग बाहर से आ जाएंगे तो हमारे सोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में भारत क्या बोल रहा है कि हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया, इसलिए हम रोहिंग्या रिफ्यूजीज को नहीं रख सकते, हम इनको बाहर निकाल लें। जबकि एक्चुअली में करना क्या चाहिए? एक्चुअली में यहां पे नॉन रिफॉल्वमेंट का जो सिद्धांत है, इसको इंडिया मानता है। नॉन रिफॉल्वमेंट का सिद्धांत क्या बोलता है? ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल है, जिसके बेसिस पे मान लीजिए अगर आपके देश में कुछ ऐसे रिफ्यूजीज हैं जिनको अगर आप वापस भेज देते हो, तो वापस भेजने से उनकी पेरेंट कंट्री में उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये नॉन रिफॉल्वमेंट का सिद्धांत क्या बोलता है? आप उनको वापस नहीं भेजोगे। तो इंडिया कितना भी यहां पे बोल दे कि हम रिफ्यूजी कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते, इंडिया इन रोहिंग्यास को बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि नॉन रिफॉल्वमेंट का सिद्धांत यहां पे प्ले पे आ जाएगा। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप रोहिंग्या रिफ्यूजीज को इंडिया से बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह दिखाना पड़ेगा, ना कि सिंपली ये बोल देना कि हमने भाई रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया इसलिए हम इनको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो आइडिया है वो इंटरनेशनल लॉ में सेट नहीं बैठेगा। उसी प्रकार से तालिबान को लेके बोल रहे हैं कि इंडिया सार्क का प्रयोग कर सकता था और तालिबान के ऊपर प्रेशर डाल सकता था। हालांकि सार्क का प्रयोग करके तालिबान के ऊपर प्रेशर डालने वाली बात मुझे बिल्कुल फर्जी लग रही है प्रभाष रंजन साहब की, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान भी मेंबर है और पाकिस्तान कभी भी इंडिया को अपने हिसाब से करने नहीं देगा, ये हम जानते हैं। हालांकि प्रभाष रंजन साहब ये बोल रहे हैं कि कुछ मैटर्स में इंडिया ने इंटरनेशनली फायदा भी उठाया इंटरनेशनल लॉज का। जैसे फॉर एग्जांपल कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा इंडिया ने। तो ये एक ऐसा एरिना था जहां पे इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ का बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रयोग किया। तो एंड में ऑथर यही समेशन कर रहा है कि हमारे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में इंटरनेशनल लॉ का इन्वॉल्वमेंट है और इंटरनेशनल लॉयर्स कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंटरनेशनल लॉयर्स को यहाँ पे इन्वोक करना चाहिए। कुछ इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, जैसे कि बीएस चिन्मी साहब एक लीडिंग इंडियन इंटरनेशनल लॉयर है। वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, बट और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स को यहाँ पे मिलाने की जरूरत है, और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स मिलना भी चाहेंगे भारत सरकार के साथ। दूसरा, केवल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ के साथ डील करती है। अगर आप देखो तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनको भी अलग अलग फैसेट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के साथ डील करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लॉयर्स को यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जो कि स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में एक्सपर्ट हो। ठीक है ना? क्योंकि भाई इंडिया में जो सिस्टमैटिक निग्लेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमें इंटरनेशनल लॉ के बारे में ज्यादा पता है, हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से टेकअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ को ज्यादा अच्छे से परस्यू नहीं करते। इंटरनेशनल लॉ की प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को एज अ सब्जेक्ट पॉपुलराइज करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इसको अपनी पॉलिसी मेकिंग में इम्बाइब करने की जरूरत है। ये सब बातें यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो सकती है, हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी हो सकती हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो पे अगर अब तक लाइक का बटन ना दबाओ, दबा देना दोस्तों। वीडियो के एंगेजमेंट के लिए आप कमेंट करके वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आगे चलते हैं, द वॉल इन द फ्रंट। अब राहुल द्रविड़ जी को यहाँ पे कोच बनाया गया, तो थोड़ी बहुत तो इनकी देखिए तारीफ करी जाएगी। कुल मिला के राहुल द्रविड़ जी का जो कोच बनना था, आप कह सकते हो इनएविटेबल था, मतलब इनको बनना ही बनना था। 2012 में द्रविड़ साहब ने रिटायरमेंट लिया था। अभी के लिए देखा जाए तो वो इंडिया के अंडर 19 स्क्वाड को लीड कर चुके हैं, इंडिया की ए टीम को लीड कर चुके हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी को भी हेड कर चुके हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, रवि शास्त्री जैसे ही, अभी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट खत्म है, इंडिया तो बाहर हो ही चुका है, तो रवि शास्त्री का टेन्योर एज अ कोच खत्म हो चुका है, तो अब किसका टेन्योर शुरू होगा, तो राहुल द्रविड़ का यहाँ पे टेन्योर शुरू होगा। राहुल द्रविड़ को वॉल कहा जाता है। ओके, और इनका जो नाम है वो बिल्कुल सही है, चूंकि ओवरऑल इनकी जो पर्सनालिटी रही है इनके स्कूल डेज से कुछ ऐसी रही, स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे बैटर रहे हैं। कुछ समय पे तो इन्होंने विकेट कीपिंग भी करी थी, जब टीम में प्लेइंग बैलेंस की जरूरत थी तो विकेट कीपिंग भी थी। रिलेशंस में इनके वार्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। ठीक है, प्लस और भी बहुत सारी बताई जा रही हैं कि कभी अपना कूल नहीं खोते, चाहे कितनी भी प्रेशराइज सिचुएशन हो। 2004 में जब मुल्तान में टेस्ट हो रहा था सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी पूरी होने वाली थी, लेकिन तब भी इनिंग्स को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो कुल मिला के एज अ कीपर राहुल द्रविड़ की काफ़ी तारीफ की जा रही है। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि देखिए ये जो कैप्टेंसी का रोल है इंडियन क्रिकेट टीम का, इसमें बहुत सारे लोग टिक नहीं पाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपिल देव, ग्रेग चैपल, अनिल कुंबले। ना कपिल देव कोच बन पाए ढंग से, ना ग्रेग चैपल का तो सौरव गांगुली का क्या बवाल हुआ था हमको याद ही है, और अनिल कुंबले विराट कोहली का क्या बवाल हुआ था ये भी हमको याद है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो कोचिंग की फील्ड में अच्छा नहीं कर पाए। रवि शास्त्री ने नो डाउट अच्छा किया, बट कपिल देव, ग्रेग चैपल और अनिल कुंबले जैसे बड़े नाम भी अच्छा नहीं कर पाए। यहाँ पे राहुल द्रविड़ से उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनके अंदर ऐसा पेशेंस है और ऐसा टेम्परामेंट है कि वो इस कोचिंग की जॉब को ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाएंगे। और ज़रूरत भी है किसी एक ऐसे कोच की, चूंकि बहुत लंबे समय से इंडिया ने कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता है। 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप, लेकिन इसके बाद से कोई भी जीत अब तक मिली नहीं है। देखते हैं मिल पाती कि नहीं मिल पाती। नेक्स्ट बात करेंगे वाइटल कॉग इन बॉन्ग गोइंग रिस्पॉन्स टू माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे शुरुआत कैसे की है लक्ष्मी प्रिया जी ने। लक्ष्मी प्रिया जी का ये बोलना है कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड, मतलब खाने को ही दवाई बना दो या दवाई ही खाना हो जाए। मतलब क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोट क्या है हिपोक्रेट्स को, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन है, और फादर ऑफ मेडिसिन का ही ये बोलना है कि अगर अच्छा खाना मिलता है किसी को तो वही उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फूड हो जाए, मतलब मेडिसिन हो जाएगी, दवाई हो जाएगी। और कुछ ये जो बोंगोंगोय डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, यहाँ जो प्रोजेक्ट संपूर्ण इंप्लीमेंट किया गया है वो कुछ इस प्रकार से ही चीजों को दिखाता है। कैसे दिखाता है तो देखते हैं। प्रोजेक्ट संपूर्ण ने बोंगोंगोय डिस्ट्रिक्ट में माल न्यूट्रिशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, और इसके लिए जीरो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। जीरो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई नए हॉस्पिटल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और यहाँ पे बड़े इनोवेटिव तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और यूनाइटेड नेशंस की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का जो स्टेटमेंट था इन द फूड सिस्टम समिट ऑफ सितंबर 2021 कि फूड सिस्टम्स को अच्छा करके ही आप फूड सिक्योरिटी ला सकते हो, सोशल प्रोटेक्शन ला सकते हो, इसको यहाँ पे मिशन संपूर्ण के थ्रू पूरा करने की कोशिश की गई। फिर ये मोदी जी की भी तारीफ करनी है कि मोदी जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, तो इस प्रोग्राम के तहत ये सब किया जा रहा है। अब किया क्या जा रहा है ये जानना यहाँ पे जरूरी है। देखिए, सितंबर 2020 में पोषण माह कंडक्ट किया गया था, जिसको आप न्यूट्रिशन मंथ बोलते हो, और इसमें आइडेंटिफाई किया गया था कि जो आसाम की ब्रह्मपुत्र वैली की जो डिस्ट्रिक्ट है बोंगोंगो, वहां पे 2416 बच्चे माल नूरिस्ट हैं। ठीक है, 2416 बच्चे माल नूरिस्ट हैं यहाँ पे। ओवरऑल फिर ये भी बताया गया कि अच्छा एक और चीज, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी यहाँ पे बताया गया था कि भाई बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिस्ट हैं, माल न्यूट्रिशन में स्टंटिंग हो सकती है, वेस्टिंग हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। प्रोजेक्ट सौभाग्य ने भी बताया था कि जो बोंगोंगो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बच्चों में माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, तो जबरदस्त किस्म का माल न्यूट्रिशन है। अब ओवरऑल माल न्यूट्रिशन तो है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाए, तो मिशन संपूर्ण चलाया गया, और मिशन संपूर्ण चलाने के बाद बड़े जबरदस्त रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 से 1 सितंबर 2030, सॉरी 30 सितंबर 2020, तो 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 30 2020 के डाटा को कंपेयर किया गया 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 के डाटा को, और पता ये चला
कि 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 30 2020 में अगर 16 माओं की जान जा रही थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर 16 था, तो वही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट माओं की जानों का जाने का जो रेट था वो 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 में 3 पे पहुंच गया। तो मतलब रेफरेंस पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर 2020, ये एक रेफरेंस पीरियड है। दूसरा है 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021। इन दोनों के बीच में 16 से 3 हो गया माओं के मरने का रेट। पहले मैटरनल डेथ्स हो रही थी 16, अब हो गई यहाँ पे 3। और बच्चों की, इन्फेंट की डेथ पहले फेज में थी 130, दूसरे फेज में हो गई 63। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट संपूर्ण के दम पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी कम किया गया यहाँ पे और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम किया गया यहाँ पे। चलो ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। फिर अगर बात की जाए तो बेसिकली माओं के मरने का रेट इसलिए भी होता है क्योंकि माओं एनीमिक होती हैं, उनके शरीर में आयरन की कमी होती है। और ये जो एनीमिया होता है इसका मेन वजह होती है न्यूट्रिशनल, उनको ठीक तरीके से खाना नहीं मिला होता है तो उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है। अब एक माँ जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी माल नूरिश्ड होगा। अब एक बच्चा गरीबी में पैदा हो रहा है, माल नूरिश्ड है, तो उसको ठीक से खाने पीने को नहीं मिलेगा, वो बड़ा भी माल नूरिश्ड होके होगा। और जो कोई बच्ची है वो अगर कमजोर पैदा हुई है, वो बड़े होके एक कमजोर माँ बनेगी, वो कमजोर ना फिर एक अंडरवेट बेबी को आप कह सकते हो जन्म देगी। तो कुल मिला के ये जो साइकिल है ये चलती चली जाएगी। तो एक गरीब और अंडर नूरिश्ड माँ से एक अंडर नूरिश्ड बेटी पैदा होती है, और वही अंडर नूरिश्ड बेटी जब बड़े होकर एक अंडर नूरिश्ड माँ बनती है, वो फिर से एक अंडर नूरिश्ड और कमजोर बच्चे को पैदा करती है, और इससे एक विशियस साइकिल से यहाँ पे चलती जाती है। इस विशियस साइकिल को यहाँ पे तोड़ने की जरूरत है। और इसको कैसे तोड़ा जाए, तो चाइल्ड के न्यूट्रिशन को सुधार के। माँ के न्यूट्रिशन को तो सुधारना ही है, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं अगर आप उनके न्यूट्रिशन को सुधारते हो, उनको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालते हो, तो आप बहुत बेटर परफॉर्म कर पाओगे। और उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स देखिए। बोंगोंगॉय में 1116 आंगनवाड़ी हैं जिसमें 63,041 बच्चे, ठीक है, 5 साल से कम के हैं ये बच्चे। अब ओवरऑल देखें तो बोंगोंगॉय में 2416 माल नूरिश्ड बच्चे थे, 246 सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे थे, और 2170 मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन से। और ये 2170 और 246 जोड़ दो तो आपका 2416 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई चीजें। तो कुल मिला के ये इसका ब्रेकअप था। ओके, बोंगोंगॉय डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखो तो जो डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं जिसको आप एनआरसी बोलते हो, उसमें 20 बच्चे हैं, और इन बेड्स में 200 सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को सबमिट नहीं किया जा सकता। प्लस अब वहां पे जो भी हॉस्पिटल में कम बेड्स हैं, वहां पे जो लोग एडल्ट बीमार हो रहे हैं वो भी तो एडमिट होते होंगे। जब कोई एडल्ट बीमार होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो अपना डेली मर्रा का काम नहीं कर सकता। अब वो अपना डेली मर्रा का काम नहीं कर सकता तो उसकी कमाई बंद हो जाती है, उसके घर पे जो बच्चे हैं उनकी देख रेख बंद हो जाती है। तो जो बच्चे माल नूरिश्ड नहीं है वो भी माल नूरिश्ड हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रोजेक्ट संपूर्ण ने किया क्या, प्रोजेक्ट संपूर्ण ने इन 2416 माल नूरिश्ड चिल्ड्रन को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उनकी माओं को टारगेट किया, और उनकी माओं को एक हेल्दी बच्चे की मां के साथ जोड़ा। समझिए, ये 2400 माल नूरिश्ड बच्चे हैं, इनकी मां होगी। अब इनकी मां को एक हेल्दी बच्चे की मां के यहां से जोड़ा गया और 2416 पेयर बनाए गए, जिस पेयर में एक मां तो ऐसी है जो कि एक माल नूरिश्ड बच्चे की मां है और दूसरी मां ऐसी है जो एक हेल्दी बच्चे की मां है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो माएँ हैं वो आस पड़ोस में रहती हूँ, इस बात पे ध्यान दिया गया। इनको एक डाइट चार्ट दिया गया, उस डाइट चार्ट के आधार पर इनको बताया गया कि आपको ये खाना है वो खाना है, और इनको खाना भी अवेलेबल करवाया गया। इनको मिल्क अवेलेबल करवाया गया 100 मिलीलीटर का, इनको अल्टरनेटिव डे पे एक एग अवेलेबल करवाया गया। और ओवरऑल सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि वुमेन तब एम्पावर होंगी जब उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा गया। और ओवरऑल जब ये सारे स्टेप्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, तब हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। सबसे खास बात तो यहाँ पे ये थी कि जब ओवरऑल ये प्रोग्राम शुरू किया गया मिशन संपूर्ण, पहले 3 महीनों में 74.3% मदर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप में इनरोल्ड हो चुकी थी। 6 महीने के एंड पर 75.6% हो चुकी थी। साल के एंड में 90% वुमेन
सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनरोल हो सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप में एनरोल होने का मतलब क्या है कि लाइक माइंडेड लेडीज आपको मिल जाएंगी, वहां पे आपको एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, कमाने का जरिया मिल जाएगा। जो एंटरप्रेन्योर नहीं भी है वो वहां पे छोटा मोटा एम्प्लॉयमेंट करके अपने गुजर बसर कर सकता है। साथ साथ इन माओं को अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन के आधार पर 100 मिलीलीटर मिल्क और एग भी प्रोवाइड किया गया, एग अल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इन माओं को स्टेबिलिटी दी गई ताकि वो नई नौकरियां पकड़ सकें। और यहाँ पे बोंगोंग गोए के लोगों की भी तारीफ की गई है, उन लोगों ने जेनरसली पैसा दिया जिसके बेसिस पे इन बच्चों को खाना खिलाया जा सके। और 3 महीने के अंदर ही प्रोजेक्ट संपूर्ण के रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। जो 246 सीवियरली एक्यूट माल नूरिश्ड बच्चे थे उसमें से 27 लगभग 11% सीवियरली एक्यूट माल नूरिश्ड रहे, 28 मॉडरेटली की एक्यूट माल नूरिश्ड की कैटेगरी में पहुंच चुके थे और 189 नॉर्मल हो चुके थे। मतलब 246 सीवियरली एक्यूट माल नूरिश्ड चिल्ड्रन में से 189 नॉर्मल हो चुके थे। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब निकल के आता है कि भाई अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, प्रॉपर तरीके से बच्चों को खाना दोगे तो ज्यादातर बच्चे सही हो जाएंगे। मतलब जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे वो न्यूट्रिशन की कमी की है। फिर जो 2170 मॉडरेटली एक्यूट माल नूरिश्ड चिल्ड्रन थे उनके साथ क्या हुआ, तो उसमें से आप देखोगे कि 12 लोग एसएएम की कैटेगरी में चले गए, मतलब और उनकी हालत खराब हो गई। 132 लोग एमएएम में ही रहे और 2015 लोग नॉर्मल हो गए। तो आप देख सकते हो कि ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी से बाहर निकल जा रहे हैं, नॉर्मल हो जा रहे हैं। इसका एक ही मतलब निकल के आता है, मतलब ये है कि इन बच्चों को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहला टारगेट तो ये है इनको खाना दिलाना, उसके बाद इनकी माओं को इंडिपेंडेंट करना। अगर आप इन बच्चों की माओं को इंडिपेंडेंट कर देते हो तो वो माँ इन देयर टर्न अपने बच्चों का ध्यान रखेंगी ही रखेंगी। अगर आप देखोगे तो मार्च 2021 तक 84.96% ऑफ द सीवियरली एक्यूट माल नूरिश्ड चिल्ड्रन नॉर्मल हो चुके थे। ओके, और 97.3% मॉडरेटली एक्यूट माल नूरिश्ड चिल्ड्रन नॉर्मल हो चुके थे। सितंबर 2021 तक 92.3% एसएएम बच्चे नॉर्मल हो चुके थे और 98.9% एमएएम बच्चे नॉर्मल हो चुके थे। मतलब प्रोजेक्ट संपूर्ण ने जबरदस्त तरीके से चीजों को किया। बच्चों के अंदर हमको यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जो बच्चे इंप्रूव नहीं हो रहे थे उनको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर यूनिसेफ, आईआईटी गुवाहाटी, तेजपुर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा उनका मेडिकल चेकअप वगैरह कराया जा रहा है और उनको भी अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्ट संपूर्ण ने 1200 बच्चों को माल नूरिश्ड बचने से बचा लिया, जो कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पे हिमंत बिस्व शर्मा साहब ने एक चिट्ठी भी लिखी जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, ओवरऑल जो भी प्लेयर्स थे इस पूरी की पूरी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनके फेवर में उनकी तारीफ करते हुए। तो ये एक केस स्टडी टाइप की है जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की। इस पर्टिकुलर न्यूज को आप एक केस स्टडी की तरह भी लिख सकते हो, 4-5 लाइन में पूरी की पूरी केस स्टडी लिख लो। तो माल नूरिशमेंट को सॉल्व करने का अगर कोई एग्जाम्पल कहीं कोट करना हो तो ये आप कोट कर सकते हो। हालांकि 2-3 लाइन से ज्यादा इसमें मत लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ब्रेकिंग डाउन द हाइप अराउंड मेटावर्स। देखिए टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच में मेटावर्स में जाने की जो हाइप है वो बढ़ चुकी है। 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक इंक ने अनाउंस किया कि वो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और जो कॉर्पोरेट नेम है मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक, इसको अनाउंस कर रहे हैं। तो अब फेसबुक फर्स्ट नहीं है, अब मेटावर्स फर्स्ट है। समझ गए? मेटावर्स बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जिसमें इंटरकनेक्टेड 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स को जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात होगी, वर्चुअल रियलिटी की बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, ब्लॉकचेन वगैरह की बात होगी। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कुल मिला के ये वेब 3.0 है। वेब 3.0 क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर। वेब 2.0 इंटरनेट सिस्टम्स में क्या था? वेब 2.0 इंटरनेट सिस्टम्स गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनीज डोमिनेट कर रही थी। वेब 3.0 में बस यही बताया जा रहा है सामने सामने कि भाई देखिए कोई एक कंपनी डोमिनेट नहीं करेगी, हर कंपनी के सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए होंगे, क्रिएटर मेड कंटेंट ज्यादा डोमिनेंट होगा, डाटा सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखा जाएगा। कुल मिला के ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यहां पे जोड़ा जाएगा। किसी एक कंपनी का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होगा। अब आपने बात तो बोल दी यहां पे कि ऐसा नहीं होगा, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि बड़ी कंपनी ऐसा होने देंगी? ऑथर यहां पे यही बोल रहा है कि ये जो मेटावर्स है, देखिए
यूएस में ये जो फेसबुक गूगल जैसी कंपनीज हैं, इनके अगेंस्ट कई बार एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई हैं। जो जो यूएस के रेगुलेटर्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को बुलाते हैं, उनको ग्रिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम क्या गड़बड़ काम कर रहे हो, तुम क्या अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो अक्सर कर ये जो लोग होते हैं ना, ये काफी प्रेशर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक के अगेंस्ट तो खतरनाक ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फेसबुक के अगेंस्ट चल रही है, व्हाट्सएप के अगेंस्ट चल रही है, इंस्टाग्राम के अगेंस्ट चल रही है। तो फेसबुक ने क्या बोला, मेटावर्स, ये हमारा ये जो मेटावर्स है ये ओपन है, इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे किसी की भी आप कह सकते हो मोनोपोली नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल फेसबुक ही इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहती हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्लोज्ड मेटावर्स की तरह हमारे सामने आएंगे। क्योंकि बात यह है कि जो वेब 3.0 का डिसेंट्रलाइजेशन है, ये एक लिमिट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। क्लोज्ड, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक इंस्टाग्राम को मिला दे, फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ व्हाट्सएप के साथ मिला के सेम सर्वर कर दो और आपस में इंटरकनेक्टिविटी बढ़ा दे। अब जब तक इस पर्टिकुलर सिस्टम को गूगल अमेजोन के सिस्टम्स के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ये एक क्लोज्ड मोनोपोली ही होगी। इस पर्टिकुलर डाटा सेट में सिर्फ फेसबुक की ही चलेगी, या फेसबुक की जो भी उनके बिजनेस लीडर्स हैं उनकी चलेगी। तो कुल मिला के क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो मेटावर्सेस में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, सीमलेसली आप कह सकते हो डाटा के साथ कनेक्ट हो पाओगे, डाटा ट्रांसफर होगा, इकोनॉमिक और सोशल पॉसिबिलिटीज यहां पे बहुत होंगी। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के साथ इसको जोड़ा जाएगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये बड़ी बड़ी कंपनी है फेसबुक जैसी, जो कि अपना डाटा कलेक्शन करती हैं, ये डाटा कलेक्शन ये करती रहेंगी, डाटा प्राइवेसी हमेशा खतरे में रहेगी। फिर देखिए मेटावर्स के डाइवर्स एप्लीकेशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज निकल के आती है, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप डिजिटल एसेट्स को ओन कर सकते हो। अब देखिए ये थोड़े ट्रिकी वर्ड्स हैं, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे, इनमें और थोड़ा हमको इंटरनल घुसना पड़ेगा, आगे इसके बारे में बातचीत होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नॉन फंजिबल टोकन्स हो गया। देखिए जो एप्लीकेशंस है ना ओवरऑल ऑनलाइन वेब के, इंटरनेट की, वो डाइवर्स है। इन डाइवर्स एप्लीकेशंस में अब जैसे आगे आने वाले समय में, जैसे फॉर आपके पास मान लीजिए कि कोई एक फ्लैट है या फिर कोई एक जमीन का टुकड़ा आपने खरीद लिया, ये आपका एक एसेट है, आप कह सकते हो एक लैंड एसेट है। उसी प्रकार से डिजिटली भी ऐसे बहुत सारे एसेट्स होंगे जिनको आप आगे आने वाले समय में ओन करोगे, इसको आप बोलोगे डिजिटल एसेट्स। समझ गए बात को? तो कुछ इस प्रकार के डिजिटल एसेट्स को ओन किया जाएगा नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू। लेकिन किसी भी हिसाब से, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे हेल्थ केयर का फील्ड हो, यहां पे जो मेन इन वर्चुअल इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले लोग हैं वो यही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये अपने ही तरीके निकाल के प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स को बाईपास करके अपनी डोमिनेंस को यहां पे बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो नो डाउट आगे आने वाले समय में क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन हर चीजों को कुछ इस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाएगा कि दे विल अपीयर इन फेवर ऑफ दीज कॉर्पोरेट्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो जरूरी यहां पे यह है कि देश की, दुनिया की सरकारें और लोग यहां पे ओवरऑल इन लोगों के ऊपर प्रेशर डालें और सच में इंटरनेट को फ्री बनाने की कोशिश करें। प्लस ये जो बड़ा बड़ा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन्स बनाई जाएंगी बिग टेक की, इसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे और ऐसा बोला जा रहा है कि इन लोगों को काफी अंडर पे किया जाता है। अब वैसे तो फेसबुक में जो लोग जाके यूएस वगैरह में काम करते हैं उनको अच्छी खासी करोड़ों में तनख्वाह मिलती है, बट ऐसा नहीं है। इन टेक्नोलॉजी कंपनीज के काम करने वाले लोगों को काफी कम तनख्वाह दी जाती है बहुत सी जगहों पे, ठीक है ना, अंडरपेड होते हैं वो लोग और काम उनसे जबरदस्त रगड़ रगड़ के करवाया जाता है। तो ये कुछ इश्यूज यहाँ पे बताए गए हैं। बेसिक इशू यहाँ पे ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी ब्रांड को बचाने के लिए, स्पेशली फेसबुक अपनी ब्रांड को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए यहाँ पे एक रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, उसको मेटावर्स की तरह दिखाने की कोशिश कर रही है। बट एक्चुअली में ये मेटावर्स इन्हीं की एक ओलिगोपोली, एक मोनोपोली बन के रह जाएगा अगर हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट नहीं किया तो। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नो डाउट सर्विसेज बढ़ेंगी, आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आएगा। बट सिस्टम को ऑटोनॉमस बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सरकारों पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है। अब लेट्स सी वो कितना हो पाता है।
तो ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय।